नमस्कार बच्चों। व्यवसाय अध्ययन की आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रबंध के विभिन्न कार्यों के अंतर्गत हमने पिछले अध्यायों में नियोजन और संगठन का अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे निर्देशन। निर्देशन को हम सभी लोग बोलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन, आपने ये शब्द अक्सर सुना होगा, डायरेक्टर। और ये डायरेक्टर शब्द आप मूवीज़ में अक्सर सुनते हैं, डायरेक्टर, फला फला फिल्मों के डायरेक्टर, निर्देशक है ना। तो जो निर्देशन शब्द है वह निर्देशन का ही पर्यायवाची है, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। निर्देशन का जो कार्य होता है वह क्या होता है, आप सोचिए। अगर कोई डायरेक्टर ना हो किसी मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, तो क्या वह मूवी अपने उद्देश्य तक पहुंच सकेगी? जाहिर सी बात है, नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे में निदेशक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी जानते हैं निर्देशन का यह कार्य भी प्रबंधक को ही संपन्न करना होता है किसी व्यावसायिक संगठन में। तो आइए हम जानते हैं कि निर्देशन है क्या। दरअसल देखिए, निर्देशन का जो कार्य है वह क्या है। निर्देशन का प्रमुख कार्य है, जस्ट अ मिनट, निर्देशन का जो प्रमुख कार्य है वह है कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना, यानी कि लीड करना, लीडिंग द एम्प्लॉइज़। देन वह जो भी कार्य कर रहे हैं अपने नेतृत्व से उनके कार्यों को प्रभावित करना और इंटेंशनली जानबूझकर वैसा प्रभावित करना जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करता है। ठीक, तो निर्देशन का कार्य क्या हुआ? कर्मचारियों को पहले तो नेतृत्व प्रदान करना, लीड करना, फिर उनके कार्यों को अफेक्ट करना और साथ ही साथ उन्हें अभिप्रेरित, मोटिवेट करना, जिससे कि वह सुपुर्द कार्य, यानी कि जो कार्य उन्हें सुपुर्द किया गया है, दिया गया है करने को, वह उसको पूरा कर सकें। अब इसके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है जो कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। आप जानते हैं कि वातावरण का विशेष महत्व है। आप क्लास में होते हैं और महसूस कीजिए कि लाइट चली गई है और पंखा नहीं चल रहा है और रोशनी भी नहीं है क्योंकि लाइट चली गई है। तो अपर्याप्त रोशनी और बहुत ज़्यादा गर्मी के बीच में क्या आप पढ़ाई कर सकेंगे? जाहिर सी बात है, नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से कर्मचारियों को भी अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो क्या वो बहुत गर्मी में काम कर पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं कर सकेंगे, वह बीमार हो जाएंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो ज़रूरत किस बात की पड़ती है कि एक निर्देशक के तौर पर प्रबंधक को कर्मचारियों का नेतृत्व भी करना होगा, उनके कार्यों को प्रभावित करना होगा सकारात्मक रूप से और उन्हें मोटिवेट करना होगा, अभिप्रेरित करना होगा, ताकि वह जो उनको कार्य सुपुर्द किया गया है, दिया गया है, सौंपा गया है, वह उसे पूरा कर सकें। और इसके लिए उन्हें एक वातावरण चाहिए, ठीक है, जो उनको सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। कौन? वातावरण। ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभिप्रेरणा और नेतृत्व निर्देशन, इसके निर्देशन के दो जो मूल तत्व हैं वे कौन कौन से हैं? एक है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन और दूसरा नेतृत्व। पहले आप उनको मोटिवेट करते हैं कि दिस इज़ टू बी डन, ये करने की ज़रूरत है उन्हें, और फिर नेतृत्व के ज़रिए आप उन्हें ये बताते हैं कि दिस कैन बी डन दिस वे, ये ऐसे किया जा सकता है। ठीक, नेतृत्व क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि मान लिया कहीं पे पता चला कि कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं, तो कोई एक पुलिस वाला होगा जो उन सबका नेतृत्व कर रहा होगा। पहले वो उन्हें बताएगा कि इनको यहाँ से हमें हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिविलियंस की जान खतरे में है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलेगा, हम भी अपनी अच्छे से ड्यूटी करेंगे तो हमें प्रमोशन मिल सकता है। तो अभिप्रेरण है ये। अभिप्रेरण के जरिए जो उनका लीडर है, टीम लीडर, वो उन्हें ये बताता है कि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको सामाजिक और आर्थिक लाभ भी हो सकते हैं। फिर वह उन्हें बताता है कि कैसे अब इन आतंकवादियों को खदेड़ना है, तो उसके लिए वो स्वयं लीड करता है, आगे चलता है। यहाँ पर वो उन्हें करने के लिए नहीं भेजता, उनके साथ वो काम करके दिखाता भी है, चल के दिखाता है 2 कदम। तो ये नेतृत्व होता है। ये निर्देशन के 2 मूल तत्व हैं। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का अर्थ क्या है? एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके, और नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को इस तरह से प्रभावित करना कि वह अपने नेता के इच्छित कार्य को संपन्न करें। ठीक, एक अच्छा जो प्रबंधक है वह क्या करता है? वह प्रशंसा एवं आलोचना दोनों करता है।
प्रशंसा अच्छे कार्य की, और कहीं कुछ अगर गड़बड़ हुआ है तो वह उसकी आलोचना भी करता है। आलोचना का मतलब निंदा नहीं होता, आलोचना का मतलब होता है अच्छाई और बुराई दोनों बताना। ठीक है, तो प्रशंसा और आलोचना दोनों तरह से प्रबंध निर्देशन का कार्य करता है, ताकि कर्मचारी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकें, श्रेष्ठतम योगदान दे सकें। जब आपने निर्देशन दिया लोगों को तो उन्हें अकॉर्डिंगली कार्य करना होता है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी वैसा नहीं कर पा रहा है या कैसा कर पा रहा है ये अगर आपको देखना है, तो प्रबंध का जो अंतिम कार्य आता है वह आता है नियंत्रण। नियंत्रण को प्रबंध के कार्य के उस रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें वह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन कार्य के निष्पादन को निर्देशित करता है। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, और परफॉर्म कर कौन रहा होता है? कर्मचारी। वे कर्मचारी जिन्हें प्रबंधक ने ही बतौर निर्देशक, या यूँ कहें कि प्रबंधक ने ही उन्हें निर्देशन कार्य के अंतर्गत कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उन इंस्ट्रक्शन के अनुपालन में, यानी उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कर्मचारियों ने कुछ कार्य संपन्न किए हैं। निष्पादन करना मतलब संपन्न करना, परफॉर्म करना। तो वह ये देखता है कि जो भी कार्य हैं क्या वो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठीक ठीक किए जा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए कार्य कोई ठीक है या नहीं, तो नियंत्रण करता क्या है, कार्य में परफॉर्मेंस के लेवल तय कर देता है, स्तर तय कर देता है। ठीक है, वर्तमान निष्पादन और उन्हीं स्टैंडर्ड, स्तर का मतलब स्टैंडर्ड तय कर देता है, और उन्हीं स्टैंडर्ड के अनुसार हर व्यक्ति के परफॉर्मेंस को मापा जाता है। ठीक, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड तय नहीं करेंगे तो आप कैसे जान पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप बतौर विद्यार्थी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन किसी स्टैंडर्ड पर ही तो होता है। जैसे 33% या उससे ज़्यादा अंक लाए तो आप पास हो गए, है ना। अगर आप 45% तक अंक लाए हैं तो आप थर्ड डिवीज़न हैं। अगर आप 60% तक यानी कि 59% तक अगर अंक लाए हैं तो आप सेकेंड डिवीज़न हैं, और 60 से ऊपर अगर आप लाए तो फर्स्ट डिवीज़न है। 75 या उससे ऊपर लाए तो आप डिस्टिंक्शन में हैं। ओके, तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड हैं। अगर ये स्टैंडर्ड ना बने हों तो परीक्षा में क्या किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, नहीं किया जा सकेगा। तो जो भी परफॉर्म हो रहा होता है, परफॉर्मेंस किया जा रहा होता है कर्मचारियों के द्वारा, उनसे एक्चुअल परफॉर्मेंस का हम पहले से जो पूर्व निर्धारित प्री डिटरमाइंड जो हमारे स्टैंडर्ड हैं उनसे हम मिलान करते हैं, और ये देखते हैं कि विचलन यानी वेरिएंस कितना हुआ है। अगर वेरिएंस काफ़ी कम है तो ठीक है, उसे भी बेहतर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर वेरिएंस ज़्यादा है तो ये कहा जाता है कि भाई सुधारात्मक कदम उठाइए, करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इसके लिए प्रबंधकों को यह निर्धारित करना होगा कि सफलता के लिए क्या कार्य एवं उत्पादन महत्वपूर्ण है। यानी कि सफलता अगर हम चाहते हैं, सफलता किस चीज़ में, उद्देश्यों को पाने में, तो उसके लिए कौन से कार्य और क्या उत्पादन करना ज़रूरी है, उनका कैसे और कहाँ मापन किया जा सकेगा कि जो किया गया है वो सही से किया गया कि नहीं किया गया है, और सुधारात्मक कदम कौन उठाएगा, ऐसा करने के लिए अथराइज्ड कौन है, अधिकृत कौन है। ठीक है ना। तो प्रबंधक के विभिन्न कार्यों पर साधारणतया उपरोक्त क्रम में ही चर्चा की जाती है। कौन सा क्रम था? नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, ये जो क्रम है क्या है, सबसे पहले प्रबंधक एक योजना तैयार करता है, नियोजन कार्य, फिर संगठन बनाता है जिसमें वह मानवीय संसाधन और गैर मानवीय संसाधन दोनों को जुटाता है, फिर उनका निर्देशन करता है। निर्देशन और निर्देशन में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही हैं, दोनों का मतलब डायरेक्शन होता है, और अंत में नियंत्रण करता है। ठीक है, वास्तव में प्रबंधक शायद ही इन कार्यों को एक एक करके करता है। प्रबंधक क्या करता है, वह एक समय में इन सारे कार्यों को कर रहा होता है। प्रबंधक के कार्य जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यह निश्चित करना बहुत कठिन है कि कौन सा कार्य कब समाप्त हुआ और कौन सा कार्य कहाँ से प्रारंभ हुआ। ये सारे कार्य एक साथ होते रहते हैं। आज अगर आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का जो मिस्टर बी से ऑर्डर मिला है, उसका नियोजन किया, उसका ऑर्गेनाइजेशन किया, उसका निर्देशन किया, उसका नियंत्रण किया, तो आपको अगले ही पल मिस्टर सी से अगले 2000 यूनिट का कोई ऑर्डर मिल जाएगा। तो दरअसल बात इतनी सी है कि ये प्रबंधन के जो कार्य हैं ये निरंतर चलने वाले हैं। इसीलिए आपने पढ़ा था ना कि प्रबंधन मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे सतत प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। इन सारे कार्यों में एक तालमेल बिठाना, ये 4 जो कार्य हैं ना,
4 कार्य कौन कौन से हैं? अभी आपने पढ़ा ना, कौन कौन सा? नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। इन सारे कार्यों में तालमेल बिठाने की बड़ी आवश्यकता है। और तालमेल बिठाना यानी कि समन्वय करना। तो समन्वय ही प्रबंध का सार है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ये पाया कि प्रबंधक के इन चारों कार्यों में कोई सहमति या आपस में सहयोग ही ना हो, ये एक दूसरे से संबंधित ही ना हो, प्लानिंग किसी और चीज़ का करिए, संसाधन किसी और चीज़ के लिए जुटा लीजिए, निर्देशन इंस्ट्रक्शंस किसी और को दे आइए और कंट्रोलिंग किसी और की जाके करिए, तो क्या कुछ फ़ायदा होगा? नहीं होगा। तो ये पांचों कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, संगठन एक ऐसी पद्धति है जो एक दूसरे से जुड़े और दूसरे पर आधारित उप पद्धतियों से बनी होती है। प्रबंधक को मतलब संगठन क्या है, वह एक दूसरे से जुड़े हुए बहुत सारी पद्धतियाँ उप पद्धतियाँ हैं जिनसे मिला करके बनता है संगठन। तो प्रबंधक को इन भिन्न समूहों को समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से जोड़ना पड़ता है और विभिन्न विभागों की गतिविधियों को एकात्मकता की प्रक्रिया को समन्वय कहते हैं। एकात्मकता मतलब इंटीग्रेशन लाना। ठीक, जैसे मान लिया निर्माण विभाग है, निर्माण विभाग यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो है वह कितना प्रोड्यूस करना होगा ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्वयं तय नहीं करेगा, उससे जो सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको जो ऑर्डर मिले हैं वह बताएगा ना कि भाई कितनी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई आप इतना प्रोड्यूस कीजिए। मिस्टर सी का ऑर्डर है 1000 यूनिट का, मिस्टर डी का ऑर्डर है 1500 यूनिट का, मिस्टर सी का ऑर्डर 10 जून तक देना है, मिस्टर डी का जो ऑर्डर है वो 12 जून तक देना है। इस तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यह बताएगा। कौन? सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कच्चे माल के लिए जो क्रय विभाग होगा यानी कि परचेज डिपार्टमेंट, वो उसको बताएगा कि भाई रॉ मटेरियल इतना इतना खरीद के लाइए। ठीक है, साथ ही साथ HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए HRD जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसको बताएगा कि इतने लेबरर चाहिए होंगे। यानी कि इन सारे डिपार्टमेंट के बीच में आपस में एक तालमेल चाहिए ना। सबसे कॉमन चीज़ क्या है? तालमेल यानी कि समन्वय। और यह कौन करेगा? समन्वय का यह कार्य कौन करता है? ये कार्य करता है प्रबंधक। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और बच्चों मैं 11th से लेके 12th की भी क्लास में कई बार बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन जब एम्प्लॉइज़ के बीच में जो उनकी गतिविधियाँ वो कर रहे होते हैं उनमें आपसी सहयोग बने, कोऑपरेशन बने, लेकिन वह मैनेजर के प्रयासों से बने तो कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। एग्ज़ामिनेशन हॉल का मैंने उदाहरण आपको कई बार दिया है कि मान लिया आपका पेन ख़त्म हो जाए, ब्लू पेन, तो आपने खड़े होकर के कहा कि क्या किसी के पास एक्स्ट्रा ब्लू पेन है, लेकिन सारे बच्चे आप ही की तरह सीरियस थे और एग्ज़ाम देने में बिज़ी थे, तो उन्होंने में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तब तक आपके जो क्लास के इन्विजिलेटर थे उन्होंने ध्यान दिया कि आपके पास ब्लू पेन ख़त्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि क्लास प्लीज़ पे अटेंशन, इज़ देयर एनीबडी हु हैज़ एन एक्स्ट्रा ब्लू पेन? तो किसी ने कहा यस सर आई हैव वन, और उसने आपको दे दिया। तो यहाँ पर वो क्लास में जो इन्विजिलेटर सर या मैम थी उनका जो वहाँ पे जो रोल था वो प्रबंधक का रोल था। वो बेसिकली कोऑर्डिनेटर की भूमिका में थे। उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति से आपका सहयोग कराया। तो ये बेसिकली क्या है? ये इंटेंडेड कोऑपरेशन है विद द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बिना कोई भी कार्य ठीक से हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये कि विभिन्न विभागों की गतिविधियों की एकात्मकता की प्रक्रिया को ही समन्वय कहा जा सकता है। दरअसल समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। यह ऐसा धागा है जो संगठन के कार्य में निरंतरता बनाए रखने के लिए क्रय, उत्पादन, विक्रय और वित्त मान्य फाइनेंस होता है जो पैसे को मैनेज करता है। ठीक है, इनके बीच में एक तालमेल बिठाता है, इन सभी कार्यों को पिरोए रखता है। आप देख सकते हैं एक चित्र यहाँ पर है जहाँ पे ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है इसको कुछ बेचना है
अगर इसके पास स्टॉक ही नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोल रहा है स्टॉक नहीं हमारे पास है, अकाउंट्स वाले जो हैं वो सो रहे हैं, ठीक है, इधर से चोर को चुराए लिए जा रहे हैं, ठीक है, रिसेप्शन जो है वो आराम से जो है बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि लेके आओ, तो इधर शिपिंग में जो माल रास्ते में पड़ा हुआ है, हो सकता है वो आंधी तूफान में इस समय कहीं, जैसे आप पढ़ते हैं ना लगातार तूफान की बात चल रही है, भारत में लगातार तूफान आ रहा है, तो माल कहीं बीच में अटका पड़ा है, तो क्या होगा, यही तामझाम होता रहेगा जो यहाँ हो रहा है, कार्य नहीं हो सकेगा। तो समन्वय ना रहने से क्या होगा, असमंजस की स्थिति होगी। यहाँ पर ये असमंजस की स्थिति इन्होंने चित्र 1.5 में दिखाने की कोशिश की है। इन्होंने सिर्फ यही बताया कि प्रबंधन जो है वह सभी कार्यों को समन्वय के माध्यम से पिरोए रखता है। समन्वय को कभी कभी प्रबंध का एक अलग से कार्य भी मानते हैं लोग, लेकिन यह अलग से कोई कार्य ना होकर के इसे प्रबंध का सार कहा जाना चाहिए, क्योंकि सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता लाना ही समन्वय है। प्रत्येक प्रबंधकीय कार्य एक ऐसी गतिविधि है जो स्वयं अकेली समन्वय में सहयोग करती है। यानी कि जो हमारा प्रबंधकीय कार्य होता है ये अपने आप में एक प्रोसेस है ना, तो एक ऐसी प्रोसेस है जो अपने आप में ही समन्वय में सहयोग करती है। सारे कार्यों में समन्वय किसी भी संगठन के सभी कार्यों में लक्षित यानी दिखाई पड़ता है और अंतर्निहित है यानी कि इनबिल्ट है, उसी में शामिल है। तो संगठन की क्रियाओं में समन्वय की जो प्रक्रिया है, संगठन की क्रियाओं के समन्वय की प्रक्रिया नियोजन से ही प्रारंभ हो जाती है। यानी संगठन की जितनी क्रियाएं हैं उनमें समन्वय आपस में बिठाना, ये पहले कार्य नियोजन से ही शुरू हो जाता है। उच्च प्रबंध पूरे संगठन के लिए योजना बनाता है। इन योजनाओं के अनुसार संगठन ढांचों को विकसित किया जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जाता है और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। योजनाओं का क्रियान्वयन योजना के अनुसार ही यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। मतलब जो योजनाओं का क्रियान्वयन है वह योजना के अनुसार ही की जगह हो कर लीजिए, ठीक है। योजनाओं का क्रियान्वयन जब योजनाओं के अनुसार ही होगा तो उसके लिए निर्देशित करना पड़ेगा। निर्देशन किस आधार पर होगा, योजना के आधार पर होगा। और वास्तविक क्रियाओं एवं उनकी उपलब्धियों में यदि कोई मतभेद है तो इसका निराकरण आप नियंत्रण के माध्यम से कर पाते हैं। तो आप ये पाते हैं कि समन्वय की क्रिया के माध्यम से प्रबंध समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, उनके कदमों में एकता को सुनिश्चित करता है। और इसका ऐसा करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयत्नों को सही व्यवस्था में लाना पड़ेगा। ये कार्य कौन करता है, समन्वय करता है। समन्वय संगठन की विभिन्न इकाइयों के भिन्न भिन्न कार्यों और प्रयत्नों में दरअसल एकता स्थापित करता है। तो यहाँ यह प्रयत्नों की जो आवश्यकता है, उसकी राशि क्या है, उसकी मात्रा क्या है, समय और क्रमबद्धता क्या होनी चाहिए, ये दरअसल समन्वय बता देता है। प्रयत्न कौन लोग कर सकते हैं, एम्प्लॉइज़ कर सकते हैं। अलग अलग कार्य दायित्व जिन्हें मिला हुआ है तो उनकी क्या क्या एफ़र्ट्स की जो है अमाउंट होगी, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, टाइम क्या होगा और उसका एक सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। अगर ये तय कर दिया जाएगा तो नियोजित जो उद्देश्य हैं उनको मिनिमम विरोधाभास मतलब कंट्राडिक्शन के साथ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो बात ये आती है कि दरअसल समन्वय है क्या। तो समन्वय की अगर हम बात करें बच्चों, तो समन्वय दरअसल सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाने के लिए किया जाने वाला कार्य है। तो इसकी विशेषता क्या है, सामूहिक कार्यों में एकात्मकता यानी कि इंटीग्रेशन लाना, ठीक है। इसका मतलब बहुत सामान्य सा है कि समूह के कार्यों को एक केंद्र बिंदु में लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि निष्पादन योजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो, यानी कि कार्यों का जो परफॉर्मेंस है वह पहले से प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम के अनुसार, स्कीम के अनुसार ही हो। दूसरा विशेषता, समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। कार्यवाही का मतलब होता है एग्जीक्यूशन। जब कहीं पे भी कुछ प्लानिंग का, नियोजन का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो सारे लोग, कोई एक दिशा में जा रहा है, कोई दूसरी दिशा में जा रहा है, ये ना हो। सारे लोग एक ही दिशा में चलें जो संगठन की दिशा है, और इससे क्या होगा कि ये मजबूत होंगे और जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सकेगी। तो समन्वय क्या करता है, कार्यों में एकता लाता है। विभिन्न विभाग अलग अलग कार्य करते हैं, वह सारे एक ही दिशा में कर रहे हों। दिशा क्या है कि जो भी आदेश मिला है हम उसका समय से उत्पादन कर सकें, ताकि जो विक्रय विभाग है वो समय पे अपना ऑर्डर जो है उसकी सप्लाई कर सके, ठीक है। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई योजना बनाई और उसका समन्वय कर लिया और काम हो गया, नहीं। प्रबंध एक
सतत प्रक्रिया है। तो जिस तरह से प्रबंध एक सतत प्रक्रिया हुई, तो आप पाते हैं कि सतत प्रक्रिया होने के नाते प्रबंध के कार्य भी लगातार होंगे, और कार्य अगर लगातार होंगे तो इन कार्यों में लगातार समन्वय की भी आवश्यकता होगी। तो समन्वय भी क्या है, एक सतत प्रक्रिया हो गई। समन्वय सर्वव्यापी कार्य है, विभिन्न विभाग विभिन्न क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, और इसीलिए समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, यहाँ तक कि प्रबंध के जितने भी स्तर हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, हर जगह पे समन्वय करना ही पड़ेगा। तो यह एक सर्वव्यापी कार्य है, और संगठन भी किसी भी रूप में हो, अगर वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्यों में समन्वय आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण इन्होंने दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण है कि मान लिया संगठन के उद्देश्य जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं, जैसे स्मिता का उदाहरण था, स्मिता को क्रय, उत्पादन, विक्रय विभागों के कार्य में समन्वय करना होता है। तो क्रय विभाग का कार्य कपड़ा खरीदना है, उत्पादन विभाग का कार्य उत्पादन करना है, विक्रय का कार्य विक्रय करना है। तो अंत में क्या पाएंगे कि अगर सारे अपना अपना कार्य करेंगे तो ये कार्य बड़े अच्छे से हो सकेगा। समन्वय की यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिन पे अभी हम बाद में आएंगे, पहले हम विशेषताएं पूरी कर लेते हैं। तो हमने अभी तक ये जाना कि समन्वय क्या है। समन्वय के अंतर्गत हमने लास्ट में पढ़ा कि समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जहाँ पे समन्वय उनके कार्यों में करना ना पड़े। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है, यानी कि मैनेजमेंट के जितने भी स्तर हैं, ठीक है, मध्य, उच्च या प्रथम पंक्ति के प्रबंधक, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स, सबको प्रबंधन करना ही होता है, कोई इससे बच नहीं सकता। और समन्वय कोई ऐसा नहीं कि अचानक से हमारे सामने कोई बात आ गई तो हमने उसका समन्वय कर लिया ना। समन्वय सोचा समझा कार्य है। आपके जो संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं, संगठनात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही आप समन्वय कार्य करते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य क्या है? संगठनात्मक उद्देश्य होता है संस्थान के संपत्तियों को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, है ना। तो ये तभी हो पाएगा जब आप समय से, आपके जो क्लाइंट्स ने आपको आदेश दिया, आप उसका अनुपालन कर पाएँ। इसके लिए विक्रय विभाग तभी सप्लाई कर पाएगा जब प्रोडक्शन विभाग ने सही से प्रोडक्शन किया हो। प्रोडक्शन विभाग समय से सभी प्रोडक्शन कर सकेगा जब उसे एक तो मटेरियल क्रय विभाग खरीद के समय से दे दे, दूसरा HRD जो है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वह उन्हें सही से कर्मचारी उपलब्ध करा दे। तो आप देखें ये सब कुछ हो जाए, ये कार्य किसका है, ये कार्यभार किसका है? ये प्रबंधक के तौर पे आपका कार्यभार है। तो आपको पहले से ही पता है कि हमें करना क्या है। समन्वय के अंतर्गत आपको पहले से ही पता है कि हमें इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में यथोचित सहयोग स्थापित करना है, और वह अचानक से नहीं होगा, वो पहले से प्री प्लान्ड होगा, सोचा समझा होगा। इसमें एक डिपार्टमेंट में अक्सर नाम नहीं लेता हूँ, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रय विभाग खरीद कुछ तभी पाएगा, HRD डिपार्टमेंट तभी किसी को अपॉइंट कर पाएगा जब फाइनेंस डिपार्टमेंट उन्हें पैसा उपलब्ध कराएगा। तो उनके भी कार्यों में आपको स्थापना करना होगा। महत्व तो पढ़ेंगे, लेकिन महत्व से पहले कुछ इसकी विषय परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा मैकफार्लैंड की, समन्वय एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों को एक व्यवस्थित ताने बाने में बांधता है। ताना बाना मतलब एक अरेंजमेंट, समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य में एकता लाता है। मुझे लगता है ये परिभाषा आप अच्छे से याद कर सकते हैं। एक परिभाषा और है ऊपर EFL ब्रैच की, समन्वय कार्यदल यानी वर्कफोर्स में संतुलन बनाने और उन्हें एकजुट बनाए रखने की प्रक्रिया है। वो आपस में कहीं कंट्राडिक्ट ना करें, आपस में कहीं लड़े झगड़े ना, उनके उद्देश्यों में, व्यक्तिगत उद्देश्यों में कोई कंट्राडिक्शन ना हो। तो उन्हें एकजुट बनाए रखने से ऐसा नहीं होगा, जिससे भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच में कार्य का सही सही विभाजन अगर कर दिया जाएगा तो भी नहीं होगा कंट्राडिक्शन। तो यह देखा जाता है कि ये व्यक्ति मिलकर और एकता के साथ अपना अपना कार्य कर सकें, ये सुनिश्चित करता है समन्वय। EFL ब्रैच की ये परिभाषा बहुत अच्छी है। ये दो परिभाषाएं आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिलहाल बात करते हैं प्रबंध के महत्व की। तो प्रबंध का जो महत्व है